Hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry Shiksha. Myself Sunny Tawar, MBBS student of ESIC Medical College Alwar. In this video we are going to cover coordination compound with shortcut trick. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में वो मेनली आइसोमेरिज्म और वीबीटी और सीएफटी से पूछे जाते हैं और कभी कभी क्वेश्चन वेर्नर थ्योरी एंड नोमेनक्लेचर पर भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें किस पर फोकस करना है? मेनली आइसोमेरिज्म और वीबीटी या फिर सीएफटी पर। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं वेर्नर की थ्योरी। तो वेर्नर की थ्योरी क्या बोलती है? हमारे पास इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, वो क्या थे? पहला पोस्टुलेट क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल्स शो टू टाइप्स ऑफ लिंकेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं वो नॉर्मली आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। और सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती थी? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है हर एक मेटल के लिए। तो इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप से। वेर्नर ने क्या देखा कि कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। तो उन्होंने क्या देखा कि AgCl एज ए प्रेसिपिटेट मिला उन्हें। तो AgCl कैसी पीपीटी देता है? वाइट पीपीटी। ओके, तो उसने क्या पाया? उन्होंने पाया कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है कोबाल्ट का वो हो गया 6NH3, ये हो गया 6, और क्लोरीन बाहर है हमारे पास, क्लोरीन 3। तो उन्होंने देखा कि ये क्लोरीन जो हमारे पास है कितने मोल ऑफ पीपीटी देगा? है 3 मोल ऑफ पीपीटी। ओके, इसी टाइप से हमारे पास 5NH3 और 1 मोल ऑफ क्लोरीन। तो हमारे पास 6 करना है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है कोबाल्ट का, तो इधर 2 क्लोरीन हुए तो 2 मोल ऑफ AgCl। ऐसे ही थर्ड देखो 4NH3 और 2, इसमें हमारे पास 6 करना है, इसको 4 और 2, और 1 बचा। 1 हमारे पास बाहर आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के, जिसको हम बोलते हैं काउंटर आयंस। आगे देखते हैं हम काउंटर आयन किसको बोलते हैं, बताएंगे। तो इन्होंने क्या दे दिया? 1 मोल ऑफ AgCl। ओके, इसी टाइप से आगे हमारे पास एग्जाम्पल है। ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसकी वैलेंसी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारे पास। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। जो डबल सोल्ट होते हैं वो सिंपल आयंस में टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्नेलाइट, क्या है हमारे पास? कार्नेलाइट KCl MgCl2 6 मोल ऑफ वाटर। मोहर सोल्ट ये हमारे पास हो गया। एलम ये हम जानते ही हैं हमारे पास, और ये डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू सिंपल आयंस में कंप्लीटली। बट कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं वो डू नॉट डिसोसिएट इनटू नॉर्मल आयंस। ये जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा वो ब्रेक नहीं हो सकता, जो ब्रैकेट के बाहर होगा ओनली वो ही ब्रेक हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आगे हम पढ़ते हैं। अब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन नीट 2017 का है। उन्होंने क्या बताया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोशियोमेट्रिक ऑफ AgCl फॉर्म्ड व्हेन AgNO3 इन एक्सेस, जो हमने अभी देखा था, और इनके साथ हमने ट्रीटेड करवाया। देखो NCERT का क्वेश्चन था, जस्ट देखा था अभी हमने। ये देखो ये वाला कितने मोल ऑफ पीपीटी दे रहा है, क्योंकि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है जो कि फिक्स है। हमारे पास 6NH3 तो 3 मोल ऑफ AgCl, इसमें आ रहे हैं 2 मोल और इसमें आ रहे हैं हमारे पास 1 मोल। तो यही क्वेश्चन है हमारे पास, देख लो तुम। इसका 6NH3 आ गया हमारे पास, फिक्स हो गया, तो 3 मोल हमारे पास काउंटर आयंस आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगे। तो ये हमारे पास रिएक्ट कर लेंगे किसके साथ? Ag के साथ। तो बन जाएगा हमारे पास 3 मोल ऑफ AgCl। इसमें बन जाएंगे हमारे पास 2 मोल ऑफ AgCl और इसमें बन जाएंगे हमारे पास 1 मोल, क्योंकि 4 तो ये हो चुका है और 2 क्लोरीन, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स हो गया और बाहर बचा है हमारे पास 1 क्लोरीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर। 3 AgCl, 2 AgCl और 1 AgCl। देख रहे हो NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ कर आते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोबाल्ट क्लोराइड फॉर्म सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो चुका है? 6 हो चुका है उसका।
रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन, कौन सा नहीं देगा, देख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फिक्स है, हमें 6 करना है। जैसे पहले में क्या होगा 5NH3 और 1 मोल ऑफ क्लोरीन, ये तो 2 मोल ऑफ AgCl दे देगा। ये हमारे पास 3 मोल ऑफ AgCl दे देगा, 3 और 3 इसका फिक्स है, बाहर कुछ नहीं है हमारे पास आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, सी आंसर। ओके, आगे हम चलते हैं। अब हम देखते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एम हमारे पास रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, और इससे जुड़े होते हैं लाइगेंड्स। अब कितने लाइगेंड जुड़े होते हैं उसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने एन से, नंबर ऑफ लाइगेंड्स। ये किसके अंदर होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इस स्क्वायर ब्रैकेट का को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयंस होते हैं उनको बोल देते हैं काउंटर आयंस, उसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने सी से। तो अब हम पढ़ते हैं लाइगेंड्स के बारे में। एक वर्ड आता है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेटेड बाय लाइगेंड्स टू सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड डेंटिसिटी। इसके बेस पे हमारे पास जो लाइगेंड्स होते हैं वो होते हैं मोनोडेंटेंट, डाइडेंटेंट और पॉलीडेंटेंट। हमारी एनसीईआरटी में पॉलीडेंटेंट में एक ही एग्जाम्पल है जिसका नाम है EDTA, इथाइलिन डाइयामाइन टेट्रा एसीटेट आयन। तो हमने क्या देखा कि लाइगेंड डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर, किसको, सेंट्रल मेटल को। तो जो लाइगेंड है वो किसकी तरह एक्ट करता है, ल्यूइस बेस की तरह। और जो एक्सेप्ट कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल किसकी तरह एक्ट करेगा, ल्यूइस एसिड की तरह। तो हमने क्या पढ़ा है वो ही देख लेते हैं हम। सेंट्रल एटम को हम ल्यूइस एसिड भी बोलते हैं। लाइगेंड्स के बारे में हमने पढ़ा, लाइगेंड्स के बारे में हमने मोनोडेंटेंट होते हैं, डाइडेंटेंट होते हैं और पॉलीडेंटेंट होते हैं। तो यूनिडेंटेंट जिसमें सिंगल डोनर होगा, डाइडेंटेंट जिसमें हमारे पास 2 डोनर होंगे। जैसे इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में 2 ही है, इथेन 1,2-डाइएमाइन और ऑक्जेलेट। और पॉलीडेंटेंट में हमने पढ़ा है इथाइलिन डाइयामाइन टेट्रा एसीटेट आयन। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं EDTA का। EDTA क्या है हमारे पास, हेक्साडेंटेंट है जिसकी डेंटिसिटी क्या है, 6 है। 4 तो हमारे पास हो चुकी है ऑक्सीजन के ऊपर ये, और 2 हमारे पास क्या है, लोन पेयर हो गया हमारे 1 2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, हेक्साडेंटेंट। इसी हिसाब से हमने देख लिए सारे, यूनिडेंटेंट, डाइडेंटेंट और हेक्साडेंटेंट। एक वर्ड आता है हमारे पास एम्बीडेंटेंट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेंट लिगेंड्स क्या होते हैं हमारे पास, जो दोनों साइड से लिंक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल NO2 इधर O के साथ कर रहा है और इधर N के साथ कर रहा है। एक और एग्जांपल है हमारे पास थायोसाइनेटो, इसमें सल्फर के साथ कर रहा है, इसमें N के साथ कर रहा है। ओके, ये हो चुके हैं हमारे पास एम्बीडेंटेंट लिगेंड्स। अब हमारे पास एक वर्ड आता है चिलेशन। चिलेशन क्या होता है हमारे पास, जब डाई और पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स फॉर्म कर लेते हो रिंग लाइक स्ट्रक्चर की, जब डोनेट करते हो इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर, इसको हम बोल देते हैं चिलेशन। एक लाइन इंपॉर्टेंट है, चिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। ओके, मोर चिलेशन मोर स्टेबिलिटी। अब हमारे पास अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हमारे पास, N/D। N जहाँ पर है नंबर ऑफ लाइगेंड्स और D हमारे पास है डेंटिसिटी। हमारे पास एग्जाम्पल जैसे PtCl6 2 नेगेटिव और NiNH3 4 2 पॉजिटिव। इन दोनों में दोनों जो लाइगेंड्स हैं हमारे पास उनकी डेंसिटी 1 है, सिर्फ हमें नंबर ऑफ लाइगेंड्स देखने हैं। इसमें हमारे पास 6 हैं और इसमें हमारे पास 4 है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 और 4। उसके बाद हमारे पास ऐसे ही डाइडेंटेंट लिगेंड्स में हम देख लेंगे, इसमें डेंसिटी 2 हो जाएगी और लाइगेंड्स कितने हैं, 3 है। तो 2 × 3 = 6। तो हमारे पास इन दोनों को क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल देते हैं।
जो आउटसाइड द ब्रैकेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन मतलब इसमें हम शेप देखेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से देखेंगे, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, आगे देखते हैं हम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा रिप्रेजेंट करना है हमें रोमन नंबर में। ये होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज, अगर सेम टाइप के लिगेंड्स हैं तो उसको बोल देंगे होमोलेप्टिक, सिर्फ वन टाइप का। अगर डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं तो हमारे पास उसको बोल देंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, जैसे ये हो गया हमारे पास। अब हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कैसे नेमिंग करने हैं, कुछ रूल्स हैं हमारे पास, वो पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि कैटायन का नेम पहले लिखना है, कैटायन नेम इज फर्स्ट। सेकंड हमारे पास फिर हमें लाइगेंड्स लिखने हैं, वो भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। उसके बाद अगर एनायनिक लिगेंड्स है तो लास्ट में ओ लगाना है, और न्यूट्रल एंड कैटायनिक के लिए कुछ नहीं लगाना है। और कुछ हमारे पास लाइगेंड्स हैं जिनका नाम, जैसे वाटर को एक्वा लिखना है, एमाइन, सीओ को कार्बोनाइल, एनओ नाइट्रोसिल। उसके बाद हमें प्रीफिक्स मोनो डाइट्राई यूज करनी है। उसके बाद हमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो लिखनी है, हमें कैसे लिखनी है, वो रोमन नंबर में। अगला क्या है हमारे पास, अगर कॉम्प्लेक्स आयनिज कैटायन है तो हमारे पास क्या होगा, जो सेंट्रल मेटल होगा उसका नेम बिल्कुल सेम होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास एनायन है तो लास्ट में मेटल के लास्ट में क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। ओके, जैसे को का नॉर्मल नाम कोबाल्ट है, लेकिन कोबाल्टेट हो जाएगा, और Fe के लिए क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। ओके, और Ag के लिए आर्जिनेट हो जाएगा, और Cu के लिए कुपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि टू जिंक OH4, इसमें हमारे पास क्या है, इसको ब्रेक, इसमें कैटायन और एनायन देखना है। इसको हम ब्रेक करते हैं पहले। 2K पॉजिटिव हो गया, और ये हो गया हमारे पास जिंक OH4, और ये हो गया हमारे पास 2 नेगेटिव। तो इसमें कैटायन हमारे पास ये है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, एनायन हमारे पास ये है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैटायन का नाम पहले लिखना है। तो इसका क्या नाम हो गया है, पोटेशियम। उसके बाद आते हैं हम एनायन पे। एनायन में हम सबसे पहले नेमिंग करेंगे लाइगेंड्स की। अगर एनायनिक लिगेंड है, हमें पता है हाइड्रोक्सी एनायनिक लिगेंड है, तो लास्ट में हमें लगाना है O। तो कितने हैं ये, 4 हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टेट्रा हाइड्रोक्सो, क्या हो जाएगा, टेट्रा हाइड्रोक्सो। अब उसके बाद हमें सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करनी है। अगर ये कॉम्प्लेक्स आयन है तो लास्ट में लग जाता है 8, तो इसमें क्या आ जाएगा, जिंकेट। और फिर आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। एक OH पे -1 होती है तो इस पर आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास। ये होगी -4 इज इक्वल टू -2, तो इसका आ जाएगा 2। तो हमारे पास क्या हो गया, ये नेमिंग हो चुकी है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2। इसी टाइप से हमें सारी नेमिंग करनी है। एक और देख लेते हैं, ये वाली देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है हमारे पास, अब इसमें कैटायन और एनायन बताओ। ये हमारे पास क्लोरीन 3 है, तो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास ये हो गया हमारे पास क्रोमियम NH3 3 टाइम्स, और हमारे पास H2O 3 टाइम्स, और हमारे पास क्या हो चुका है, 3 पॉजिटिव, क्योंकि ये 3 क्लोरीन नेगेटिव अलग हो चुके हैं। तो इसमें कैटायन कौन है हमारे पास, ये वाला, और एनायन कौन है, ये। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, सबसे पहले कैटायन की नेमिंग करते हैं। अब इसमें लाइगेंड देखेंगे तो ये एमाइन है और ये एक्वा है। तो अब हम अल्फाबेटिकली लाइगेंड्स की नेमिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा। उसके बाद हम करेंगे सेंट्रल एटम की। अब ये एनाइनिक है, नहीं है, ये कैटाइनिक है, तो इसका नाम बिल्कुल सेम आ जाएगा, क्रोमियम। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ की है, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम क्लोराइड। ओके, एक नेमिंग है हमारे पास ये वाली है, जो ये क्वेश्चन में
इम्पोर्टेंट नेमिंग है ये। इसमें क्या है, Ag के ऊपर प्लस चार्ज होता है हमारे पास, NH3 जीरो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट तो प्लस चार्ज कर दिया, तो Ag पे प्लस होता है, साइनाइड -2 है तो हमें उधर क्या करना पड़ेगा, -1 करना होगा। तो इस टाइप से हमें ये करनी है। तो इसमें कैटायन कौन है, ये वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखना है तो डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास एक एनाइनिक है, तो एनाइनिक के लिए हमारे पास लाइगेंड की करते हैं तो लास्ट में क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं, तो डाई साइनाइडो, और Ag हम इधर सिल्वर नहीं लिखेंगे क्योंकि एनाइनिक है, एनाइनिक होता है तो सेंट्रल मेटल के लास्ट में क्या लगा देते हैं, ए, तो क्या हो जाएगा आर्जिनेट। समझ में आई नेमिंग, ओके। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट टाइम ये आया है 2022 में, अभी हमने जस्ट करा ये क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है। Ag पे क्या होता है, प्लस का चार्ज, इधर हमारे पास -2 की आई तो इधर -1 करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास Ag के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो हम सबसे पहले नेमिंग किसकी करेंगे, कैटायन की, कैटायन की नेमिंग करनी है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास डाई एक्वा सिल्वर, और चार्ज क्या आएगा, फर्स्ट आएगा हमारे पास, तो डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, और सेकंड में क्या आएगा हमारे पास, डाई साइनाइडो आर्जिनेट फर्स्ट, तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन Fe साइनाइड 6 नेगेटिव, इसका नेमिंग बताने है। क्या बताओगे सबसे पहले, कितने लाइगेंड्स की नेमिंग करोगे, तो हेक्सा साइनाइटो, ये ट्राई ये भी नहीं होगा, हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो यूज होता है इसमें, हेक्सा साइनो आयरन, आयरन यूज होगा नहीं होगा, तो इसमें फेरेट यूज होगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि हम आइटो नहीं लगाते, आइडो लगाते हैं, तो हेक्सा साइनाइडो फेरेट थर्ड, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। देखो नीट 2021 का क्वेश्चन कितना सिंपल बोल रखा है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट EDT आयन क्या है, बताओ मेरे को क्या है, वेल डन, हेक्साडेंटेंट लिगेंड्स है, यूनिडेंटेंट भी नहीं है, बाइडेंटेंट भी नहीं है, ट्राइडेंटेंट भी नहीं है, हेक्साडेंटेंट लिगेंड्स है। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं देख लो तुम, और सारे NCERT बेस्ड आते हैं, ओके। अब हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं हमारे पास, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर दो टाइप के हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम पहले पढ़ते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, सिस और ट्रांस। अगर ये सेम साइड है सिस हो जाएगा, अगर ये हमारे पास डिफरेंट हो गए ये सेम साइड के तो इसको हम बोल देते हैं ट्रांस, ठीक है, सिस और ट्रांस। जो ये सिस्प्लेटिन है क्या है, एंटी कैंसर ड्रग। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये सिस और ट्रांसफॉर्म दोनों होती हैं, वही सेम साइड में आ गया हमारा, ये हो गया सिस और ये हो गया हमारे पास ट्रांस के मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट M जहाँ पर सेंट्रल एटम है और ABXL, ये हमारे पास क्या है, चारों लाइगेंड्स डिफरेंट हैं और ये सारे के सारे यूनिडेंटेंट हैं, तो ये कितना आइसोमर शो करेगा, 3 आइसोमर शो करेगा, जिसमें 2 सिस रहेंगे और एक 1 ट्रांस रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको डायरेक्ट याद करो क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, एक अलग टाइप का हमारे पास ये MA2 और BB2 मतलब डाइडेंटेंट वाला, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिस हो चुका है और ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रांस हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और आइसोमेरिज्म आता है जिसको हम बोलते हैं फेशियल और मेरिडायनल। फेशियल और मेरिडायनल, इसमें क्या होता है, 3 एटम अगर कंटिन्यू एक फेस में होते हैं तो फेशियल हो जाएगा, अगर डिफरेंट में हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेरिडायनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ओके। समझ में आया सारा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आइसोमेरिज्म मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनकी जो पोजीशन होती है यूनिडेंट लिगेंड्स की वो सेम होती है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ओके, इसलिए वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ओके।
उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, वन शॉट वीडियो है, इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसे पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म क्लियर कर लेते हैं, जैसे सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज, इनेंशियोमर, ये क्या होते हैं। मान लो ये हमारे पास कौन है और इसकी एक मिरर इमेज बना दी हमने, ये। अब अगर मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ तो ये पूरा इसको कवर कर लेगा। अगर मिरर इमेज है और उसको वो कवर कर पा रही हो मिरर इमेज, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सुपर इम्पोज। अगर कवर नहीं कर पा रही है तो उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोज। जैसे हमारा हैंड्स हो चुके हैं, एक हैंड हमारे पास रखो और उसके बाद उसकी मिरर इमेज बनाओ और उसके बाद उसको कवर करो, तो वो दूसरा हैंड उसको कवर नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोज। और जो नॉन सुपर इम्पोज होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर। और वो ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। समझ में आया? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? जो सुपर इम्पोज नहीं है उनको बोल देते हैं इनेंशियोमर। तो हमारे पास दो बनाएंगे, हमारे पास एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। ठीक है, ये हमें पता है, ये नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, इतना ही पढ़ना था इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब मान लो तुम्हारे पास एक ये आइसोमेरिज्म है। अब मेरे को बताओ कि अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूँ और एक मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूँ, ट्रांस वाले की अगर मिरर इमेज बना रहा हूँ, इसकी मिरर इमेज ऐसे ही आएगी हमारे पास। ये क्लोरीन हो गया, ये क्रोमियम हो गया, ये क्लोरीन हो गया हमारे पास, और ये इस टाइप से हमारे पास हो गया ऑक्जेलेट, ये हो गया हमारे पास ऑक्जेलेट। तो ये इसको कवर कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोज। क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोज। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर हम सिस वाले की मिरर इमेज बनाएंगे तो इसकी मिरर जो इमेज बनेगी, तुम बताओ, ये क्लोरीन क्या आएंगे? इधर की तरफ आएंगे और ये उधर की तरफ। तो अगर इसकी जो मिरर इमेज है इसको कवर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोज, मतलब इनेंशियोमर। तो हमने क्या देखा कि जो सिस फॉर्म होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? हमारा कायरल है और ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ में आया? आ गया समझ में? अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और एक होता है हमारे पास सोलवेट आइसोमेरिज्म। ओके, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करेंगे? हमारे पास एम्बीडेंटेंट लिगेंड्स। समझ चुके हो तुम, एम्बीडेंटेंट लिगेंड इसको शो करेंगे। जैसे हमारे पास इधर मेटल N से कनेक्ट है और उधर हमारे पास सल्फर से कनेक्ट है। जैसे हमारे पास इधर ऑक्सीजन से है, इधर से हमारे पास नाइट्रोजन से हो जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर देगा। अगला आइसोमेरिज्म हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है? इंटरचेंज हो जाता है लिगेंड्स का। ओके, बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाद है हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है? काउंटर आयन डिस्प्लेस कर देता है किसको? लाइगेंड्स को। ठीक है, जैसे हमारे पास इसमें ब्रोमीन क्या है? काउंटर आयन है, ये डिस्प्लेस कर देगा इसको। तो अगले में देखो ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब हम पढ़ते हैं सोलवेट आइसोमेरिज्म। सोलवेट आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और ये किसके सिमिलर है? ये सिमिलर है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, मतलब काउंटर आयन का कुछ रोल होगा। जैसे इसमें हमारे पास क्या होगा? क्लोरीन टाइप में है और इधर हमारे पास क्लोरीन आगे आ जाएगा और हमारे पास वाटर बाहर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हमारे पास कौन सा आते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म आते हैं। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है? द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स दिस। तो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? हमने अभी पढ़ा था, कौन सा है? कोऑर्डिनेशन करेगा? नहीं करेगा। आयनाइजेशन करेगा? नहीं करेगा। लिंकेज करेगा? नहीं करेगा। तो कौन सा शो करेगा? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल था वही क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस।
तो ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास अभी पहले वाले कॉम्प्लेक्स है जो एग्जाम्पल में दे रखा है हमारे पास एनसीईआरटी के। तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, दो सिस और ट्रांस, और जो इसकी सिस फॉर्म होती है वो क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव होती है। तो इसकी जो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगी हमारे पास, और ये दो आइसोमेरिज्म दे देगी डी एंड एल। तो सिस फॉर्म कितना आइसोमेर दे रही है, डी एंड एल, और एक ओनली ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो हमारे पास क्या हो चुके हैं, कितना आइसोमर बन रहे हैं, 1, और सिस हमारे पास 2 में बन चुकी है। तो ये टोटल कितना हो चुके हैं हमारे पास, 3 आइसोमेरिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन बोल रहा है द कॉम्प्लेक्स दिस एंड कॉम्प्लेक्स दिस एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो क्या दिख रहा है इसमें, जो NH3 है वो अभी यहाँ पे कोबाल्ट के साथ है, लेकिन इसमें किसके साथ आ गया, क्रोमियम के साथ। लेकिन इसमें साइनाइड किसके साथ है, क्रोमियम के साथ है, और इसमें कोबाल्ट के साथ आ गया। क्या आ चुका है, इंटरचेंज ऑफ लाइगेंड्स। किस में आते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, गुड, ये भी हो चुका है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, देखो ये सेंट्रल मेटल है, ये ABCD मतलब चारों लाइगेंड्स डिफरेंट हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, गुड। कितना आइसोमर देगा ये जियोमेट्रिकल, 3 आइसोमर देगा। एनसीईआरटी की ही स्टेटमेंट है। तो हमने क्या देखा कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे कहाँ से बन रहे हैं, एनसीईआरटी में से ही बन रहे हैं, और हमने अच्छे से इनको देखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसे स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कौन वीक लाइगेंड है और कौन स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। ये किसने बताया, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने बताया कि कौन वीक लाइगेंड है और कौन स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। उसका ऑर्डर क्या है हमारी एनसीईआरटी में, वो देख लो। ये हमें ऑर्डर इसका याद रखना है। इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, और ये हमारे पास I नेगेटिव, BrHCl, क्लोरीन, एस फ्लोरीन, OH, ये सारे हमारे पास क्या है, वीक लाइगेंड है। अब ये NH3 और इन है, ये एक्ट करते हैं एवरेज लाइगेंड की तरह। एवरेज लाइगेंड मतलब ये एक्ट कर देते हैं कभी वीक लिगेंड की तरह और कभी एक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की तरह। ओके, अब हमें पता है कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तुमने पता है। अभी पहला जो लेक्चर था हमारा वही था कि sp3 के लिए टेट्राहेड्रल होती है। ये जो dsp2 है ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमने इधर देखा है, उधर नहीं देखा था हमने। dsp2 को हमारे पास क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास sp3d हमने पढ़ रखा है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, और d2sp3 भी ऑक्टाहेड्रल है। बस इसमें ये डी आगे लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है इनर ऑर्बिटल, अगर एस लगा हुआ है तो उसको हम बोल देते हैं आउटर ऑर्बिटल। हम पढ़ेंगे आगे। हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्या क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, स्ट्रक्चर निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू √n+2, जहां पर n होता है हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एन की वैल्यू पुट करते हैं और फिर कैलकुलेशन में अटक जाते हैं। इससे बढ़िया आप डायरेक्ट याद कर लो कि एन की वैल्यू 1 है तो 1.73 उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट 2.84 होगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3 है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट 3.87 होगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट 4.9, अगर 5 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5.92। इससे तुम्हारी कैलकुलेशन बच जाएगी। उसके बाद हमें क्या बताती है, मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक में क्या होंगे, पेयरिंग हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद बताता है हमारे पास इनर ऑर्बिटल है या फिर आउटर ऑर्बिटल है। इनर ऑर्बिटल का मतलब है डी से स्टार्ट होता है, आउटर ऑर्बिटल मतलब एस सब सेल से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास ये लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन है। अगर पेड में तो लो स्पिन हो जाते हैं, अगर अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हाई स्पिन हो जाती है। ओके, हमें ये चीजें पता करनी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। अब देखते हैं करते कैसे हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये दे रखा है जो हमारे पास कोबाल्ट NH3 तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सेंट्रल मेटल एटम की। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारे पास, इसका हमारे पास 0 हो चुका है तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है डायरेक्ट +3।
तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर 3+। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोबाल्ट है, कोबाल्ट हमारे पास 3D सीरीज का है, तो हमारे पास क्या हो जाता है आर्गन और 3D7 4s2। ओके, इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितने की 3+ की, तो हमें क्या करना है 3 इलेक्ट्रॉन हमें बाहर करने हैं। तो 2 तो चले जाएंगे हमारे पास s ऑर्बिटल से और 1 चला जाएगा हमारे पास d से। तो हमारे पास क्या बचा है 3d6। ओके, तो हम इसको फिल करते हैं। सबसे पहले हमने बना लिए d ऑर्बिटल। ओके, फिर आ जाएगा हमारे पास s और फिर आ जाता है हमारे पास p ऑर्बिटल। उसके बाद भी हमारे पास d कर लेंगे वापस। तो इसमें क्या है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें, तो हम फिल करते हैं 2 3 4 5 6। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा तो पेयरिंग होगी, अगर वीक लाइगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। ओके, लेकिन ये हमारे पास क्या है NH3 है, तो ये एक्ट करता है वीक एंड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की तरह। कोबाल्ट के साथ NH3 एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की तरह, जबकि आयरन निकेल इनके साथ कैसे एक्ट करेगा ये वीक लाइगेंड की तरह, क्योंकि हमने पढ़ा था NH3 क्या है हमारे पास एवरेज लाइगेंड है। ओके, तो हमारे पास क्या है कोबाल्ट के में कैसे एक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की तरह, तो ये क्या करा देगा पेयरिंग करवा देगा। तो इसकी पेयरिंग कर देते हैं, तो पेयरिंग कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमने कर दिए फिल, ये हो चुके हैं हमारे पास फिल। तो हमारे पास क्या है, अब हमें जो NH3 है वो फिल करना है, तो हम कैसे कर देंगे, तो एक NH3 इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो हमारे पास क्या आया, D के कितने जो ऑर्बिटल्स हैं वो 2 यूज हुए हैं, तो D2, और एक S का ऑर्बिटल यूज हुआ है S, और एक हमारे पास किस 3 हुए हमारे पास P के। तो हमारे पास क्या हो चुके हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। तो हमने क्या क्या निकालना था वो देखते हैं। अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, क्या होगा इसका ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा ऑक्टाहेड्रल। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, हमें 5-6 चीजें निकालनी थी, हमने भी बताया था। हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है, स्ट्रक्चर हो चुका है, मैग्नेटिक मूवमेंट, अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है, इधर अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हुआ हमारे पास 0। उसके बाद हमें क्या देखना है मैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो क्या है हमारे पास मैग्नेटिक नेचर क्या है डायमैग्नेटिक। उसके बाद हमें क्या देखना है इनर ऑर्बिटल है या फिर आउटर ऑर्बिटल है। इनर ऑर्बिटल मतलब डी से स्टार्ट होता है और आउटर ऑर्बिटल एस से स्टार्ट होता है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है डी से स्टार्ट हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इनर ऑर्बिटल। ओके, उसके बाद लो स्पिन है हाई स्पिन, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हाई स्पिन होती है, अगर अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या हो जाती है लो स्पिन। तो ये क्या है हमारे पास लो स्पिन है। तो इस हिसाब से हमने देखो कितने टाइप की प्रॉब्लम्स करी हैं, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक नेचर, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, लो स्पिन या फिर हाई स्पिन, इसी टाइप से तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने कौन सा क्वेश्चन करा था, ये हमने करा था कोबाल्ट NH3 इसमें हमने देख लिया था, ये इस टाइप से हमने पूरा सोल्व कर दिया है। ये इनर ऑर्बिटल था, लो स्पिन था या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, एक ही बात होती है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हमारे पास है COF6 नेगेटिव। चलो देखते हैं इसका क्या होगा। हमने क्या बताया COF6 नेगेटिव। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है हमारे पास बताओ, वेल डन, क्या निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने। तो इसकी क्या हो जाएगी कोबाल्ट की, इसको मान लिया हमने x - 6 = -3, तो इधर आ जाएगा हमारे पास, इधर जाएगा तो ओवरऑल +3। फिर सेकंड हमारे पास क्या करते हैं वेल डन इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं किसका सेंट्रल मेटल एटम का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोबाल्ट इधर भी, तो हमारे पास हो जाता है 3d7 4s2 और हमारे पास +3 क्या है इसकी
ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से चले गए और एक इधर से, तो हमें पास क्या है 3d6, ये फिल करने हैं हमें। बना लेते हैं वापिस, d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। तो फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ये हो चुका है हमारे पास, तो हमने क्या कर दिए 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब नेक्स्ट काम किसका है कि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है या फिर वीक लाइगेंड है। हमें पता है कि जो फ्लोरीन है वो क्या है, वीक लाइगेंड है। फ्लोरीन क्या है हमारे पास, क्या है फ्लोरीन, वीक लाइगेंड है। ओके, तो ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा। मैंने बताया था ना अभी कि जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होते हैं वो सिर्फ पेयरिंग कराते हैं, वीक लाइगेंड पेयरिंग नहीं कराते हैं। तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करने हैं, एस से स्टार्ट करना है। तो एफ हमें फिल करने हैं, तो हमारे पास ये हो गया 1 2 3 4। उसके बाद एस के बाद वापस डी आ जाएगी हमारे पास 4 5 6। तो हमारे पास क्या हो चुका है, एस के कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं इसमें 1, पी के कितने हो रहे हैं 3 और डी के कितने हो रहे हैं हमारे पास 2। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है इसकी sp3d2। और इसकी जो जियोमेट्री है वो क्या हो जाएगी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। हमने बताया था, ये सारी चीजें हमें याद है। तो अब आगे क्या देखना है हमें, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4। तो हमारे पास 4 है, तो इनकी वैल्यू 4 है। तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट बताया था, क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 4 के लिए हमारे पास हो जाएगा 4.9। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है हमारे पास 4.9। देखो तुम्हारी सारी कैलकुलेशन बच जाएगी, डायरेक्ट हो गया हमारे पास। उसके बाद इसका मैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 4 है, तो हमारे पास क्या है पैरामैग्नेटिक है। उसके बाद ये इनर ऑर्बिटल है या फिर आउटर ऑर्बिटल है, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, एस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास हो चुका है आउटर ऑर्बिटल। उसके बाद हम क्या देखते थे, लो स्पिन है हाई स्पिन है, अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हाई स्पिन हो जाएगा। समझ में आया। हमें क्या करना है, हमें 6 जो थिंग है वो देखनी है। सबसे फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, फिर हमें ज्योमेट्री, उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक नेचर, इनर ऑर्बिटल है या फिर आउटर ऑर्बिटल, लो स्पिन है या हाई स्पिन। यही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे हमने क्या देखा अभी, हमने कौन सा क्वेश्चन देखा था, ये वाला। तो ये क्या है हमारे पास, देख लो आउटर ऑर्बिटल है और ये हाई स्पिन है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी हमने निकाल ली थी, sp3d2 था। ओके, इसी टाइप से तुम्हें क्या करना है, इसका करना है NiCl4 2 नेगेटिव, और उसके बाद हमारे पास निकल साइनाइड 4 2 नेगेटिव, ये वाले। तो ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करने हैं। उसके बाद इसमें क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं, कौन डायमैग्नेटिक है और कौन पैरामैग्नेटिक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ड्यू टू लाइगेंड्स। ये ऑर्बिटल क्या होते हैं, ये 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी में होते हैं। इस ऑर्बिटल को हम क्या बोल देते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल। ड्यू टू लाइगेंड्स इट स्प्लिट्स, ये स्प्लिट्स हो जाएगा हमारे पास T2g ऑर्बिटल एंड EG ऑर्बिटल। EG ऑर्बिटल का दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास, एक्सियल ऑर्बिटल, और T2g को हम बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। और इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा ओ से। ये एक सेंटर से हम देखते हैं कि जिसको हम बोल देते हैं बेरी सेंटर, इससे ऊपर वाला जो एनर्जी गैप है वो क्या है 3/5, जो हमने बोल दिया 0.6, और ये 2/5 है, इसको हमने कर दिया 0.4। तो मेन मोटो हमारा है क्वेश्चन सोल्व करना। तो क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.6 इंटू EG ऑर्बिटल। EG ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, माइनस 0.4 इंटू T2g ऑर्बिटल। ये हमारे पास 0.4 इंटू T2g ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्लस में ZP, जहाँ पे Z क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब इस टाइप से कितने पेयर बन रहे हैं। जैसे 1 है तो ये 1p हो जाएगा। ओके, समझ में आया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन से। ओके,
तो इसमें हमें क्या करना होता है, मान लो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आया तो वो हमेशा फिल करना है किसके अंदर, T2z ऑर्बिटल के अंदर। 2 इलेक्ट्रॉन आए, ये कर दिया। 3 इलेक्ट्रॉन आए तो हमने फिल कर दिया T2z के अंदर। बट अब 4th इलेक्ट्रॉन के लिए 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि वो 4th इलेक्ट्रॉन ईजी ऑर्बिटल में आ जाए, और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि वो पेयरिंग कर ले। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है हमारे पास, किस पर डिपेंड करता है, डेल्टा ओ पर। इस पर डिपेंड करेगा ये हमारा डेल्टा ओ क्या है हमारे पास, एनर्जी डिफरेंस। अगर ये ज़्यादा होगा तो पेयरिंग कर लेगा। तो डेल्टा ओ किसके लिए ज़्यादा होगा, बताओ, गुड, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के लिए होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड क्या करवाते हैं, पेयरिंग करवाते हैं। और डेल्टा ओ किसके लिए कम होगा, वीक लाइगेंड के लिए। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा और 4th इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, ईजी ऑर्बिटल के अंदर। तो समझ में आया कैसे करना है। ओके, आगे हम चलते हैं। अब थर्ड प्रॉब्लम आती है जो हमारे पास, वो डायरेक्ट ये एनर्जी गैप पर ही आती है। अभी हमने बताया कि लार्जर डेल्टा ओ किसका होता है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के लिए होता है। ओके, और ये एब्जॉर्ब करता है हाई एनर्जी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एब्जॉर्ब कौन करता है हाई एनर्जी, तो 3-4 ऑप्शन आएंगे तो ऑर्डर पूछता है। और वेवलेंथ क्या होती है हमारे पास, एनर्जी क्या होता है, hc/λ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का रिलेशन। तो जिसकी हाई एनर्जी होगी उसका शॉर्टर लैम्बडा होगा, वेवलेंथ होगी। ओके, उसके बाद हमारे पास वीक लाइगेंड के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। डेल्टा क्या होगी, स्मॉलर होगी, एब्जॉर्ब करेगा लोअर एनर्जी, और उसका जो लैम्बडा होगा वो क्या होगा, लॉन्गर होगा। तो हमने क्या देखा, 3-4 टाइप की प्रॉब्लम्स बन रही है। पहली प्रॉब्लम CFAC से, सेकंड हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड हमारे पास डेल्टा डिफरेंस, और फोर्थ हमारे पास क्या है, एक लास्ट प्रॉब्लम और है रिलेशन। ये एक रिलेशन और होता है ये वाला, डेल्टा टी और डेल्टा ओ। जैसे हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं ना अभी डेल्टा ओ कॉम्प्लेक्स के लिए, तो स्प्लिटिंग होती है हमारे पास टेट्राहेड्रल के लिए भी। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो क्या रिलेशन है, डेल्टा टी होता है हमारे पास 4/9 डेल्टा ओ। इनमें से एक वैल्यू दे देंगे, दूसरी वैल्यू पूछेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 4 टाइप की प्रॉब्लम्स हैं ये। तो हमने क्या पढ़ा है, एनसीईआरटी में देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा था कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी सेम एनर्जी होती है, उसको हम बोल देते हैं डिजनरेट ऑर्बिटल। हमने सबसे पहले देखा जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी। तो ये रहा हमारे पास सेम ऑर्बिटल है, और ये हमारे पास इनको बोल देते हैं T2z ऑर्बिटल, ऊपर वाले को बोल देते हैं EG ऑर्बिटल। इनमें बीच में जो होता है डेल्टा ओ एनर्जी का डिफरेंस है, इसको हम बोल देते हैं बेरी सेंटर। ओके, उसके बाद हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पहले पढ़ चुके हैं, जो हमारे पास लाइगेंड बताती है कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। फिर हमने जो अभी पढ़ा था, जस्ट पढ़ा है कि जो डेल्टा ओ एनर्जी किसके लिए कम होती है, वीक लाइगेंड के लिए, अभी तो पढ़ा था हमने। ओके, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, क्या देखा था हमने कि जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर एंटर करता है, ईजी ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि वो अवॉइड करेगा पेयरिंग को। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी क्या थी, जिसमें डेल्टा ओ ज़्यादा था, किसमें था, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड में, तो इसमें क्या होगा, वो पेयरिंग करवाएगा। तो हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा उसका, T2z4 EG0। समझ में आ गया सारा, सिर्फ इसमें इतना ही था। और अगर कभी बाई चांस टेट्राहेड्रल का आ जाएगा तो उसके लिए बिल्कुल उल्टा कर देना है। जैसे इसमें 3/5 एनर्जी डिफरेंस नीचे है और इसका हमारे पास ऊपर है, इसमें ये ऑर्बिटल नीचे आ चुके हैं और ये जो है ऊपर आ चुके हैं, बिल्कुल अपोजिट है और कुछ नहीं करना है उसके अंदर। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2022 का ही है। क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब। अब अभी मैंने बताया एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होंगे, अभी तो बताया था। देखो ये रहा, हमने क्या देखा था कि एब्जॉर्ब करता है कौन, हाई एनर्जी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, जिनका लार्जर डेल्टा डिफरेंस होता है और उनकी शॉर्टर क्या होती है, वेवलेंथ होती है। और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का ऑर्डर हमें किससे याद करना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ये स्ट्रॉन्ग हो गए, एवरेज हो गए, और ये हमारे पास वीक हो गए।
तो इनमें हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था, ये रहा। तो इसमें क्या है हमारे पास, इन 2 है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, इसमें H2O4 है लेकिन इन 1 है, और इसमें इन 2 है, मतलब इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो इसमें ओनली स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग है, तो CAB, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि इसमें ओनली क्या है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, और इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक है, और इसमें जो वीक लाइगेंड है हमारे पास ज़्यादा है, तो CAB इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ D6 कैटायन इन ऑक्टाहेड्रल, और एनर्जी पूछा है इसमें। तो लो स्पिन से क्या समझ रहे हो, उधर पेयरिंग हो चुकी है, मतलब हमने क्या देखा था कि नीचे क्या होते हैं हमारे पास T2G ऑर्बिटल और ऊपर होते हैं EG ऑर्बिटल। D6 के लिए बोल रहा है वो, तो D6 का मतलब 1 2 3, लेकिन लो स्पिन है इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, वो उसमें पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर बन चुके हैं, 3 पेयर है हमारे पास, 1 2 3। तो इसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जो ZP है, इसमें Z की वैल्यू क्या है, 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसी से सोल्व हो जाएगा हमारे पास ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 39। इसमें क्या बोल रहा है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है ज़्यादा किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के लिए, तो उसका उल्टा ऑर्डर कर दो। अब हमें सिर्फ देखने हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है और कौन वीक है। हमें पता है इसका ऑर्डर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता है हमें। इन का हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है NH3 से, और NH3 वाटर से ज़्यादा है, तो ये ऑर्डर तो हो जाएगा इसका एनर्जी वाला। लेकिन वेवलेंथ का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारे पास। तो वेवलेंथ का हो जाएगा ये वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमारे पास H2O का तो नहीं, सबसे ज़्यादा है इसका, तो इंक्रीजिंग में पूछ रहा है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा D आंसर, इन NH3 और वाटर। ओके, आगे हमें क्या पढ़ना है, ये देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। जिसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, देखो NCERT के ही सारे क्वेश्चन है, सारे NCERT से करा रहा हूँ, बिल्कुल NCERT की लाइन उठ के आ रही है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहा है। हमें पता है सबसे ज़्यादा होता है साइनाइड का, तो इसी ऑप्शन से हमने 2 निकाल लिए। फिर उसके बाद ऑक्जेलेट का, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फ्लोरीन का ज़्यादा होता है HCN से, जो वो NCS है उसका ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, लेकिन HCN का क्या होता है, कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो हमारे पास ये है, वो बोल रहा है हाई स्पिन D4। हाई स्पिन से क्या समझ चुके हो तुम, बिल्कुल वो क्या है, वीक लाइगेंड है। तो 3 तो हमारे पास किसके अंदर हो जाएंगे, T2G ऑर्बिटल के अंदर, और EG के अंदर क्या हो जाएगा, 1। पुट कर दो, EG की वैल्यू हमारे पास 1 है, और T2G का हमारे पास 3 है, तो ये क्या हो चुका है हमारे पास माइनस के 1.2, और इधर आ चुका है 0.6, तो ओवरऑल क्या है हमारा माइनस के 0.6। तो आंसर आ गया हमारे पास B आंसर। हमने हर टाइप की प्रॉब्लम देखी और देखा हमने कितनी सिंपल से क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है मैग्नेटिक मूवमेंट का। तो इसमें हमारे पास क्या पूछा है, Fe साइनाइड 6 3 नेगेटिव, Fe पे यहाँ पे कितने का चार्ज है, 3 प्लस का। VBT से हम करते थे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन Fe का क्या होता है, 3d6 4s2, 3 प्लस का चार्ज है 2, इधर से 5, तो 3d5 रहेगा। और साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो पेयरिंग करवा देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 1 n की वैल्यू 1 है, और मैंने डायरेक्ट बताया था डायरेक्ट याद करना है। तो हमारे पास A का क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। A का 4th कौन से ऑप्शन में, एक तो 4th ऑप्शन में है और एक हमारे पास 1 ऑप्शन में है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, FeH2O6 3+, इधर भी Fe हमारे पास 3+ में है, वही 3d5 आ जाएगा इधर, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास चले जाएंगे 2 S से और 1 D से। लेकिन H2O क्या है हमारे पास, वीक लाइगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा।
तो हमारे पास क्या होगा, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें। तो बी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट, और बी का फर्स्ट किस में हमारे पास, इस वाले में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे आगे देखते हैं हम, द जियोमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, क्यों है देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, NiCO4, मेरे को बताओ। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, 0 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 3D8 4s2, D सब सेल बना लेते हैं, फिर S बना लेते हैं, हम पेयरिंग करवाते हैं। D हमारे पास 8 है, 3 हो जाएगा 6 7 8। S के अंदर हमारे पास 2 हैं, लेकिन जो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, मतलब कार्बोनाइल है, वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। तो हमारे पास क्या करवा लेगा, ये पेयरिंग करवा देगा। तो पेयरिंग हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमने पेयर कर दिया है। उसके बाद S और P कितने, 4 है, तो 1 2 3 4। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आई है हमारे पास, S का एक ऑर्बिटल यूज हुआ है, P के 3 हुए हैं, तो sp3। sp3 के लिए क्या ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल। लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या आंसर है उस क्वेश्चन का, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है एंड डायमैग्नेटिक, बी आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स निकेल साइनाइड for 2 नेगेटिव। एटॉमिक नंबर दे रखा है हमारे पास 28, हमें पता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3D8 4s2, और इस पर चार्ज कितने का है, 2+ का। तो ये चले जाएंगे 3D8, D ऑर्बिटल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, और साइनाइड क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। तो क्या हो जाएगा, ये पेयरिंग कर लेगा, और जो साइनाइड कितने 4 हैं, एक D में फिल हो गया, एक S में, और P हमारे पास 3 होते हैं, लेकिन हमारे पास 2 बचे हैं, बस 2 इधर फिल हो चुके हैं। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई है इसी, DsP2, तो DsP2 हो चुका है, इसका आंसर हो गया फोर्थ। ओके, इसी टाइप से तुम्हें सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये हमने कर लिए, ये इसी टाइप में वापस वही ये क्वेश्चन है ये ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ है। तो हमें इस टाइप से VBT और CFT की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि मोनोन्यूक्लियर एटम कौन है, डाइन्यूक्लियर कौन है, किस पर बेस्ड है, नंबर ऑफ मेटल एटम प्रेजेंट। अगर 1 मेटल प्रेजेंट है तो मोनोन्यूक्लियर है, अगर 2% है तो डाइन्यूक्लियर है, और 3% है तो ट्राइन्यूक्लियर है। तो अब FeCO5 है, मोनोन्यूक्लियर है, डाइन्यूक्लियर है, कितने मेटल एटम है, सिर्फ एक ही है, तो हमारे पास मोनोन्यूक्लियर है। ये भी मोनोन्यूक्लियर है, इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, 2, तो ये क्या हो चुका है हमारे पास, डाइन्यूक्लियर है। तो Mn2 वाला भी क्या है हमारे पास, डाइन्यूक्लियर है। तो मोनोन्यूक्लियर और डाइन्यूक्लियर एक टाइप की प्रॉब्लम कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिनर्जिक बॉन्डिंग। मेटल कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हमारा, उसके अंदर क्या होते हैं, सिग्मा एंड पाई दोनों करेक्टर होते हैं। मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड कब बन रहा है, इधर देखो, ये सिग्मा बॉन्ड कब बन रहा है, जब कार्बन के लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ए वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। जबकि हमारे पास पाई बॉन्ड कब बन रहा है, मेटल कार्बन पाई बॉन्ड बन रहा है जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हो फिल्ड डी ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये स्टेटमेंट अच्छी है, एंटी बॉन्डिंग में, ना कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है। ये सिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और स्ट्रेंथ देता है बॉन्ड को बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मेटल के बीच में। सिनर्जिक बॉन्ड से ज़्यादातर प्रॉब्लम इस टाइप की नहीं आती, जबकि आती है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, और क्वेश्चन में पूछते हैं कि मोर बॉन्ड ऑर्डर या फिर मोर बॉन्ड लेंथ या फिर मिनिमम बॉन्ड लेंथ या फिर मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देख लेते हैं, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, सेंट्रल मेटल एटम के पास डेफिशिएंसी है, वो इलेक्ट्रॉन इधर नहीं दे सकता। तो इनके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो
बॉन्ड है वो मेंटेन रहेगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमने क्या पढ़ा, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, मोर बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, सेंट्रल मेटल एटम है जो, और मेटल और कार्बोनाइल के बीच में बॉन्ड बनेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका कम हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी टाइप से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 72, इसमें पूछ रहा है हैज लॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। अब सिंपल सी बात है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अभी तो बताया हमने कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता है और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा। उसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन बोल रहा है FeCO5 क्या है, ये देखो ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मोनोन्यूक्लियर है। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो इम्पोर्टेंस कुछ नहीं है, एक है विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, ट्रीस ट्राइफिनाइल फोस्फीन रोडियम क्लोराइड जो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन करता है। और हमने ये बता ही दिया है सिस्प्लेटिन क्या है हमारे पास, एंटी कैंसर ड्रग है, इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। ओके, तो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा कंप्लीट करा है। मेनली हमने एनसीईआरटी से देखा है और हमने हमारे पास सारे क्वेश्चन भी हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।